Morning students, in our previous video we have studied in the essay Pattern of Creativity by S. Chandrasekhar is about that how the practitioners of arts and practitioners of science having different pattern in creativity. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा ऐसे है पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी, उसमें जो प्रैक्टिशनर्स इन आर्ट्स हैं और जो प्रैक्टिशनर्स इन साइंस है उनके जो पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी कितना डिफरेंट होता है। और उसके लिए जो ऑथर ने डिफरेंट जो है राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे, जिसमें वर्ड्सवर्थ है, कीट्स का एटीट्यूड है, लॉइस डिकिंसन का एटीट्यूड है, पीटर मैडोवर का एटीट्यूड है, डेस्मोंड किंग हैले का एटीट्यूड है, एन व्हाइटहेड के और शैली के एटीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो आगे अपना लेसन ऐसे कंटिन्यू करते हैं। लेट मी टर्न टू अ स्लाइटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। व्हाट आर वी टू मेक ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं वो हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसे उसके लिए वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ उस जो मैटर है, थॉट है, उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। What are we to make of the following confession of Charles Darwin? और यहाँ पे वो चार्ल्स डार्विन के कन्फेशन को जो उन्होंने अपनी बात कही थी उसके बारे में उसका कुछ अंश या एक्सट्रैक्ट दिया है। Up to the age of 30 or beyond it, poetry of many kinds such as the works of Milton, Gray, Browne, Wordsworth, Coleridge and Shelley gave me great pleasure. And even as a schoolboy, I took instant delight in Shakespeare, स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेस। यहाँ पे जो है चार्ल्स डार्विन के जो थॉट है उसके उनके कन्फेशन को लेकर बताया जा रहा है कि जब वो 30 एज तक के थे तो वो बहुत सारी पोइट्रीज़ को लाइक करते थे। उनमें जो मिल्टन, ग्रे, ब्राउन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली थे उनको बहुत ही खुशी के साथ, प्लेजर के साथ उसको स्टडी करते थे। और जैसे जब वो स्कूल बॉय थे तब वो शेक्सपियर के जो प्ले होते थे, स्पेशली जो हिस्टोरिकल प्ले होते थे, उन्हें बहुत ही इंजॉय के साथ, इंटेंस रीडिंग के साथ इंजॉय करते थे। आई हैव ऑल्सो सेड दैट फॉर्मली पिक्चर्स गिव मी कंसिडरेबल। और उन्हें उनकी जो पिक्चर्स होती थी वो उससे जो इमेजिनेशन बनती थी बहुत ही कंसिडरेबल लगती थी, इम्पॉर्टेंट लगती थी। एंड म्यूज़िक वेरी ग्रेट डिलाइट। और बहुत ही उसका जो म्यूज़िक होता था वो बहुत ही ग्रेट डिलाइट देता था। बट नाउ फॉर मैनी ईयर्स आई कैन नॉट एंडवर टू रीड अ लाइन ऑफ पोइट्री। लेकिन बहुत सालों से क्या है कि वो अब पोइट्री की एक भी लाइन को वो पढ़ना सफ़र एंडवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पेशेंटली उसको स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड Shakespeare and found it so intolerably dull that is necessitated me। और उन्होंने बाद में शेक्सपियर को भी रीड करने की कोशिश की, जिन्हें बचपन में बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ते थे जैसे जब वो स्कूल बॉय थे, लेकिन अब उसकी एक भी लाइन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। नेचुसिएटेड मीन्स डिस्गस्टिंग, बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रही है उन्हें उसकी लाइन्स। आई हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट माई टेस्ट फॉर पिक्चर और म्यूज़िक। और उन्होंने अपना जो टेस्ट फॉर पिक्चर्स और म्यूज़िक है वो खो दिया है। माई माइंड सीम्स टू हैव बिकम अ काइंड ऑफ मशीन फॉर ग्राइंडिंग जनरल लॉज आउट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। बट वाई दिस शुड हैव कॉज द atrophy of that part of the brain alone on which the higher taste depend, I cannot conceive। और उनका जो माइंड वैसा सीम हो रहा है कि एक मशीन बन चुकी है जो कि बहुत सारे फैक्ट्स के कलेक्शंस को, लॉज को, लॉजिक्स को लेकर चल रही है। ग्राइंडिंग हो गया है, मिक्स हो गया है उनका माइंड, जो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लॉज हैं, उनका कलेक्शन है। एंड दिस शुड हैव कॉज द एट्रोफी ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑन विच द हायर टेस्ट डिपेंड। एट्रोफी मीन्स जो ब्रेन में जो रिडक्शन ऑफ सेल इन ब्रेन,
जो कि ब्रेन में कुछ सेल्स होती हैं, ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उसके लॉस को या रिडक्शन को, मतलब उसमें कुछ कमी हो जाती है, शायद उसके रिजल्ट के कारण उनका जो माइंड है बहुत सारे फैक्ट्स का और लॉस का उनका माइंड में मिक्सचर हो गया है, उसे वो ये कह रहे हैं। ऑन विच द हायर टेस्ट डिपेंड, और जिस पे, और वो ऐसी सेल्स का रिडक्शन हुआ है जिसमें कि टेस्ट, जो माइंड का टेस्ट है वो डिपेंड करता है। आई कैन नॉट कंसीव, और ये कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइस्ड इन, कंसीव मीन्स डिवाइस्ड इन माइंड। तो पहले तो उन्हें लिटरेचर बहुत ही अच्छा लगता था, सारे राइटर्स की पोइट्री अच्छी लगती थी, लेकिन अब उन्हें लिटरेचर, शेक्सपियर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और उनका जो माइंड है बहुत सारी थॉट्स का, लॉजिक्स का, लॉज का कलेक्शन हो गया, और ऐसा फील हो रहा है कि जो उनकी जो ब्रेन का कोई पार्ट है, कोई सेल है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी, रिडक्ट हो चुकी, इसीलिए उनकी जिसपे कि और वो सेल डिस्ट्रॉय हुई है, रिड्यूस हुई है, जो इस पे कि हायर टेस्ट डिपेंड करता है। और कंसिडर दिस, फाराडे डिस्कवर्स द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड हिज डिस्कवरीज लेड हिम टू formulate concepts such as lines of force and fields of force which were foreign to the prevailing modes of thoughts। और अब वो जो दूसरे जो फाराडे हैं, जिन्होंने फिजिक्स, जो फिजिशियंस थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया, ये फिजिक्स में लॉ होता है, उसके बारे में बताया है, उसको डिस्कवर किया था। और उनकी जो डिस्कवरीज थी उन्हें, जिसमें उनके जो कंसेप्ट्स थे वो थे लाइन ऑफ फोर्स एंड फील्ड्स ऑफ फोर्स विच वर फॉरेन टू देम प्रिवेलिंग मोड्स ऑफ थॉट्स, जो उनकी एग्जिस्टिंग, प्रिवेलिंग मीन्स एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग थॉट्स थी उनके लिए वो उनकी तरफ ले जा रही थी। They were in fact looked askance by many of his contemporaries. Askance means suspicious. और इनके जो मोस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरीज थे वो उनको बहुत ही सस्पिशियस वे में देख रहे थे, मीन्स क्योंकि जो ऐसे फिजिशियन फाराडे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन बनाया था, उनकी जो थॉट प्रोसेस था वो डिफरेंट वे में जा रहा था, और ये चीज़ उनके कंटेम्प्रेरीज को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रही थी। बट उस Faraday's ideas Maxwell wrote with prophetic discernment, और जो मैक्सवेल जो हैं उन्होंने प्रोफेटिक मीन्स प्रोफेसी की, फ्यूचर जो प्रोफेसी होती है उसकी, उनके बारे में जो है उसके डिस्क्रिमेंट, द एबिलिटी टू जज, जो उनकी जज करने की, जो फ्यूचर जज करने की जो एबिलिटी थी, उसके लिए उन्होंने लिखा है द वे इन विच फाराडे मेड यूज ऑफ his idea of the lines of the force in coordinating the phenomena of electromagnetic induction shows him to have been in reality a mathematician of a very high order, one from whom the mathematicians of the future may derive valuable and fertile methods। और जिस तरह से उन्होंने मैक्सवेल ने फाराडेज के लिए लिखा है कि जो उनका आइडिया था, जो कि उन्होंने लाइन, जिसका जो कंसेप्ट था, जिसमें उन्होंने लाइन ऑफ फोर्स को कोऑर्डिनेट किया था, और जो फिनोमिना हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ का, उसे क्रिएट किया था। इट्स शोज दैट कि वो बहुत ही बड़े फाराडे जो मैथमेटिशियंस थे, बहुत ही वेरी हाई ऑर्डर के मैथमेटिशियंस थे, one from whom the mathematicians of the future may derive valuable and fertile methods, और जिससे कि जो फ्यूचर मैथमेटिशियंस होते हैं उनको वो बहुत सी वैल्यूबल और फर्टाइल मेथड्स वो उन्हें मिल सकते हैं, और वो मैथमेटिशियंस का फ्यूचर वो क्रिएट कर सकते हैं। We are probably ignorant even of the name of the science which will be developed out of the materials we are now collecting when the great philosophers next after Faraday makes his appearance। और वो कह रहे हैं कि जब तक
फाराडे हैं, उसके बाद और कोई जो ग्रेट फिलोसोफर या ग्रेट मैथमेटिशियंस नहीं आ सकते जब तक कि जो साइंटिफिक थॉट्स हैं वो इग्नोरेबल हो सकती हैं। तो ये मैक्सवेल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो फाराडे थे वो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को डेवलप किया था। एंड येट व्हेन ग्लैडस्टोन the chancellor of the exchequer interrupted Faraday in his description of his work on electricity by the impatient inquiry। और जो ग्लैडस्टोन थे जो कि चांसलर ऑफ द एक्सचेंक्वेयर मीन्स होता है नेशनल ट्रेजर, जो होता है ट्रेजरी, जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है उसके जो चांसलर होते हैं वो थे। उन्होंने फाराडे के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, जो उनका वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, वो लिखते हैं कि बाय द इम्पेशेंट इंक्वायरी बट आफ्टर ऑल व्हाट यूज इज इट। वो बोलते हैं कि उनका जो डिस्क्रिप्शन था वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वो बहुत ही इम्पेशेंस था, और आफ्टर ऑल जो भी उन्होंने इन्वेंट किया उसका क्या यूज़ है। तो फाराडेज रिस्पॉन्स वॉज वाई सर देयर इज़ एवरी प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सून बी एबल टू टैक्स इट। और फाराडे का रिस्पॉन्स था कि क्यों सर, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें आप बहुत ही जल्दी टैक्सेट कर पाएंगे या डिस्कवर कर पाएंगे। एंड फाराडेज रिस्पॉन्स हैज़ ऑलवेज बीन कोटेड मोस्ट अप्रूविंगली। और फाराडे का ये जो रिस्पॉन्स था जो कि उन्होंने ग्लैडस्टोन जो चांसलर ऑफ एक्सचेक्वर थे उनको दिया था कि बहुत सारी संभावनाएं होती हैं जिसे हम भविष्य में फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही कन्वीनियंट माना जाता है। It seems to me that to Darwin's confession and to Faraday's response, what Shelley has said about the cultivation of the science in the defense of poetry is opposite। और जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो डार्विन का कन्फेशन था और फाराडे का रिस्पॉन्स था वो शैली ने जो अपनी जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है उसके बारे में जो कल्टीवेशन ऑफ द साइंसेस मीन्स केयरिंग ऑफ द साइंसेस, उसके बारे उसमें उनकी जो पोइट्री है डिफेंस ऑफ पोइट्री उसमें बहुत ही अपोजिट मीन्स रिलेटेड, यहाँ ऑपोजिट नहीं है अपोजिट है, इसका मतलब है रिलेट करते हुए लिखा है। The cultivation of those sciences which have enlarged the limits of the empire of man over the external world has, for want of the poetical faculty, proportionally circumscribed those of the internal world, and man having enslaved the elements remain himself a slave। और इन्होंने लिखा है जो साइंस का जो कल्टिवेटिंग थॉट है, कल्टिवेशन है उसने मैन की पावर को बढ़ा दिया है, उस वर्ल्ड की पावर को बढ़ा दिया है। और ये चीज़ एंड दैट हैज़ डेवलप्ड इन द फॉर द वांट ऑफ पॉलिटिकल फैकल्टी। और जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं इस वर्ल्ड के लिए, अगर मैन इन एलिमेंट्स का स्लेव रहता है देन ही विल रिमेन ऑलवेज अ स्लेव टू द एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। Let's you think that Shelley is not sensitive to the role of technology in modern society. Let me quote that he has said in the connection. Let's means ऐसा ना हो, इसका मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि शैली वो जो थे वो सेंसिटिव नहीं थे टेक्नोलॉजी को लेकर इन मॉडर्न सोसाइटी, बट उन्होंने अपना एक कोटेशन दिया है जिसके बारे में कहते हैं कि अनडाउटेडली द प्रमोटर्स ऑफ यूटिलिटी इन द लिमिटेड साइंस हैव देयर appointed office in society. They follow the footsteps of poets and copy the sketches of their creation into the book of common life. They make space and give time. तो कहते हैं कि अनडाउटेडली जो प्रमोटर्स ऑफ यूटिलिटी होते हैं वो उनका लिमिटेड सेंस होता है। दे हैव देयर अपॉइंटेड ऑफिस इन सोसाइटी, और उनका जो सोसाइटी में एक अपॉइंटेड ऑफिस होता है मीन्स अपॉइंटेड वर्क होता है जो उन्हें दिया जाता है और वो करते हैं। दे फॉलो द फुट स्टेप ऑफ पोइट्स, वो पोइट्स के फुट स्टेप फॉलो करते हैं, स्केचेस कॉपी करते हैं एंड ऑफ देयर क्रिएशंस इनटू बुक ऑफ कॉमन लाइफ, और जो कॉमन पर्सन्स की लाइफ में बुक के थ्रू पहुंचाते
करते हैं। दे मेक स्पेस एंड गिव टाइम, और वो स्पेस बनाते हैं, लाइफ बनाते हैं और समय का इस टाइम भी ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं। Shelley is a defense of poetry from which I have just quoted is one of his most moving document in all of English literature। और जो शैली की डिफेंस ऑफ पोइट्री है जिसमें से उन्होंने कुछ लाइन्स कोटेड की है वो बहुत ही लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। W.V. इट्स कॉल्ड इट द प्रोफाउंडेस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट वर्क कहा जाता है। ऐसे ऑन द फाउंडेशन ऑफ द पोइट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो प्रोफाउंडेड ऐसे है जो कि फाउंडेशन ऑफ पोइट्री पे बेस्ड है, बहुत ही फेमस इंटरेस्टिव ग्रेटेस्ट जो ऐसे है जो कि पोइट्री की फाउंडेशन है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही यूजफुल माना जाता है। द ऐसे शुड बी रीड इन इट्स एंटायरली बट अलाउ मी टू रीड अ सिलेक्शन। जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे जो शैली का जो ऐसे है डिफेंस ऑफ पोइट्री बहुत ही डीपली पूरा थरली रीड करना चाहिए, बट ही इज़ गिविंग सम लाइन्स फ्रॉम दैट ऐसे। पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। और वो कह रहे हैं कि पोइट्री जो होती है बहुत ही बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट होती है हैप्पीएस्ट और बेस्ट माइंड्स के लिए। जो पोइट्री को अंडरस्टैंड करना समझना बेस्ट माइंड्स और हैप्पीएस्ट माइंड्स का ही होता है, क्योंकि ये हमें बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। पोइट्री दस मेक्स इमॉर्टल ऑल दैट इज़ बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। और पोइट्री जो होती है वो बेस्ट वर्क को इमॉर्टल कर देती है। इमॉर्टल मीन्स अमर कर देती है।